नमस्ते दोस्तों, चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी कहानी अपरिचिता। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही बेहतरीन कहानी को। आज मेरी आयु केवल 27 साल की है। ये जीवन न दीर्घता के हिसाब से बड़ा है न गुण के हिसाब से, तो भी इसका एक विशेष मूल्य है। ये उस फूल के समान है जिसके वक्ष पर भ्रमर आ बैठा हो और उसी पदक्षेप के इतिहास ने उसके जीवन के फल में गुठली का सा रूप धारण कर लिया हो। वह इतिहास आकार में छोटा है, उसे छोटा करके ही लिखूंगा। जो छोटे को साधारण समझने की भूल नहीं करेंगे वे ही इसका रस समझेंगे। कॉलेज में पास करने के लिए जितनी परीक्षाएं थीं मैंने सब खत्म कर ली। बचपन में मेरे सुंदर चेहरे को लेकर पंडित जी को सेमल के फूल तथा माकाल फल के साथ मेरी तुलना करके हंसी उड़ाने का मौका मिला था। तब मुझे इससे बड़ी लज्जा लगती, किंतु बड़े होने पर सोचता रहा कि यदि पुनर्जन्म हुआ तो मेरे मुख पर स्वरूप और पंडित जी के मुख पर विद्रूप इसी प्रकार प्रकट हो। एक दिन था जब मेरे पिता गरीब थे। वकालत करके उन्होंने बहुत सा रुपया कमाया। भोग करने का उन्हें पल भर भी समय नहीं मिला। मृत्यु के समय उन्होंने जो लंबी सांस ली थी वही उनका पहला अवकाश था। उस समय मेरी अवस्था कम थी। माँ के ही हाथों मेरा लालन पालन हुआ। माँ गरीब घर की बेटी थी, अतः हम धनी थे ये बात ना तो वे भूलती और न मुझे भूलने देती। बचपन में मैं सदा गोद में ही रहा। शायद इसीलिए मैं अंत तक पूरी तौर पर वयस्क नहीं हुआ। आज ही मुझे देखने पर लगेगा जैसे मैं अन्नपूर्णा की गोद में गजानन का छोटा भाई हूँ। मेरे असली अभिभावक थे मेरे मामा। वे मुझसे मुश्किल से 6 वर्ष बड़े होंगे, किंतु फल्गु की रेती की तरह उन्होंने हमारे सारे परिवार को अपने हृदय में सोख रखा था। बाहर से देखने में सुंदर तथा भीतर से दुर्गंध युक्त और अखाद्य गुदे वाला एक फल लिया था। उन्हें खोदे बिना इस परिवार का एक भी बूंद रस पाने का कोई उपाय नहीं। इसी कारण मुझे किसी भी वस्तु के लिए कोई चिंता नहीं करनी पड़ी। हर कन्या के पिता स्वीकार करेंगे कि मैं सत्पात्र हूँ। हुक्का तक नहीं पीता। भला आदमी होने में कोई झंझट नहीं, अतः मैं नितांत भला मानस हूँ। माता का आदेश मानकर चलने की क्षमता मुझ में है, वस्तुतः ना मानने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं अपने को अंतःपुर के शासनानुसार चलने के योग्य बना सका हूँ। यदि कोई कन्या स्वयंवरा हो तो इन सुलक्षणों को याद रखे। बड़े बड़े घरों से मेरे विवाह के प्रस्ताव आए थे, किंतु मेरे मामा को, जो धरती पर मेरे भाग्य देवता के प्रधान एजेंट थे, विवाह के संबंध में एक विशेष मत था। अमीर की कन्या उन्हें पसंद ना थी। हमारे घर जो लड़की आए वह सिर झुकाए आए, वो यही चाहते थे। फिर भी रुपए के प्रति उनकी नस नस में आसक्त समाई हुई थी। वे ऐसा समधी चाहते थे जिसके पास धन तो ना हो, पर जो धन देने में त्रुटि ना करे, जिसका शोषण तो कर लिया जाए पर जिसे घर आने पर गुड़गुड़ी के बदले बंधे हुक्के में तंबाकू देने पर जिसकी शिकायत ना सुननी पड़े। मेरा मित्र हरीश कानपुर में काम करता था। छुट्टियों में उसने कलकत्ता आकर मेरा मन चंचल कर दिया। बोला, सुनो जी, अगर लड़की की बात हो तो एक अच्छी खासी है। कुछ दिन पहले ही एमए पास किया था। सामने जितनी दूर तक दृष्टि जाती छुट्टी धू धू कर रही थी। परीक्षा नहीं है, उम्मीदवारी नहीं है, नौकरी नहीं है, अपनी जायदाद देखने की चिंता भी नहीं है, इच्छा भी नहीं। होने में भीतर माँ थी और बाहर मामा। इस अवकाश की मरुभूमि में मेरा हृदय उस समय विश्वव्यापी नारी रूप की मरीचिका देख रहा था। आकाश में उसकी दृष्टि थी, वायु में उसका निश्वास, तरु मरमर में उसकी रहस्यमयी बातें। ऐसे में ही हरीश आकर बोला, क्यों भाई, अगर लड़की की बात हो तो? मेरा तन मन वसंत वायु से दोलायित बकुल वन की नव पल्लव राशि की भांति धूप छां का पट बुनने लगा। हरीश आदमी था रसिक। रस उड़ेल कर वर्णन करने की उसमें शक्ति थी और मेरा मन था तृषार्त।
मैंने हरीश से कहा, एक बार मामा से बात चलाकर देखो। बैठक जमाने में हरीश अद्वितीय था, इससे सर्वत्र उसकी खातिर होती। गुड़गुड़ी हुक्का अधिक सम्मान सूचक समझा जाता है। बंधा हुक्का मामूली हुक्का होता है। मामा भी उसे पाकर छोड़ना नहीं चाहते थे। बात उनकी बैठक में चली। लड़की की अपेक्षा लड़की के पिता की जानकारी ही उनके लिए महत्वपूर्ण थी। पिता की अवस्था वे जैसी चाहते थे वैसी ही थी। किसी जमाने में उनके वंश में लक्ष्मी का मंगल घट भरा रहता था। इस समय उसे शून्य ही समझो। फिर भी तले में थोड़ा बहुत बाकी था। अपने प्रांत में वंश मर्यादा की रक्षा करके चलना सहज ना समझकर वे पश्चिम में जाकर वास कर रहे थे। वहाँ गरीब गृहस्थ की ही भांति रहते। एक लड़की को छोड़कर उनके और कोई नहीं था। अतएव उसी के पीछे लक्ष्मी के घट को एकदम औंधा कर देने में हिचकिचाहट नहीं होगी। ये सब तो सुंदर था, किंतु लड़की की आयु 15 ही है। ये सुनकर मामा का मन भारी हो गया। वंश में तो कोई दोष नहीं है। नहीं, कोई दोष नहीं है। पिता अपनी कन्या के योग्य वर कहीं भी ना खोज पाए। एक तो वर की हाट में महंगाई थी, जिस पर धनुष भंग की शर्त। अतः बाप सब्र किए बैठे हैं, किंतु कन्या की आयु सब्र नहीं करती। जो हो, हरीश की सरस रचना में गुण था। मामा का मन नरम पड़ गया। विवाह का भूमिका भाग निर्विघ्न पूरा हो गया। कलकत्ता के बाहर बाकी जितनी दुनिया है सबको मामा अंडमान द्वीप के अंतर्गत ही समझते थे। जीवन में एक बार विशेष काम से वे कोनगर गए। मामा यदि मनु होते तो वे अपने संहिता में हावड़ा के पुल को पार करने का एकदम निषेध कर देते। मन में इच्छा थी खुद जाकर लड़की देख आऊं, पर प्रस्ताव करने का साहस ना कर सका। कन्या को आशीर्वाद देने जिनको भेजा गया वे हमारे विनु दादा थे, मेरे फुफेरे भाई। उनके मत, रुचि एवं दक्षता पर मैं 16 आने निर्भर कर सकता था। लौटकर विनु दादा ने कहा, बुरी नहीं है जी, असली सोना है सोना। विनु दादा की भाषा अत्यंत संयत थी। जहाँ हम कहते थे अपूर्व, वहाँ वे कहते काम चलाओ। अतएव मैं समझा मेरे भाग्य में पंचशर का प्रजापति से कोई विरोध नहीं है। कहना व्यर्थ है, विवाह के उपलक्ष्य में कन्या पक्ष को ही कलकत्ता आना पड़ा। कन्या के पिता शंभूनाथ बाबू हरीश पर कितना विश्वास करते थे, इसका प्रमाण यह था कि विवाह के 3 दिन पहले उन्होंने मुझे पहली बार देखा। और आशीर्वाद की रस्म बंगालियों में विवाह पक्का करने के लिए एक रस्म होती है, जिसमें वर पक्ष के लोग कन्या को और कन्या पक्ष के लोग वर को आशीर्वाद देकर कोई आभूषण दे जाते हैं। पूरी कर गए। उनकी अवस्था 40 के आसपास होगी। बाल काले थे, मूंछों का पकना अभी आरंभ हुआ ही था। रूपवान थे। भीड़ में देखने पर सबसे पहले उन्हीं पर नजर पड़ने लायक उनका चेहरा था। आशा करता हूँ कि मुझे देखकर वे खुश हुए। समझना कठिन था, क्योंकि वे अल्पभाषी थे। जो एकाध बात कहते भी थे उसे मानो पूरा जोर देकर नहीं कहते। इस बीच मामा का मुंह अबाध गति से चल रहा था। धन में, मान में हमारा स्थान शहर में किसी से कम नहीं था। वे नाना प्रकार से इसी का प्रचार कर रहे थे। शंभूनाथ बाबू ने इस बात में बिल्कुल योग नहीं दिया। किसी भी प्रसंग में कोई हाँ या हूँ तक नहीं सुनाई पड़ी। मैं होता तो निरुत्साहित हो जाता। मामा को हतोत्साहित करना कठिन था। उन्होंने शंभूनाथ बाबू का शांत स्वभाव देखकर सोचा कि आदमी बिल्कुल निर्जीव है, तनिक भी तेज नहीं। समधियों में और जो हो, तेज भाव होना पाप है। अतएव मन ही मन मामा खुश हुए। शंभूनाथ बाबू जब उठे तो मामा ने संक्षेप में ऊपर से ही उनको विदा कर दिया। गाड़ी में बिठाने नहीं गए। दहेज के संबंध में दोनों पक्षों में बात पक्की हो गई। मामा अपने को असाधारण चतुर समझकर गर्व करते थे। बातचीत में वे कहीं भी कोई छिद्र न छोड़ते। रुपए की संख्या तो निश्चित थी, ऊपर से गहना कितने भर एवं सोना किस दर का होगा ये भी एकदम तय हो गया। मैं स्वयं इन बातों में नहीं था, ना ही जानता था कि क्या लेन देन निश्चित हुआ। मैं जानता था कि यह स्थूल भाग ही विवाह का एक प्रधान अंग है।
एवं उस अंश का भार जिनके ऊपर है वे एक कौड़ी भी नहीं उठाएंगे। वस्तुतः अत्यंत चतुर व्यक्ति के रूप में मामा हमारे सारे परिवार में गर्व की प्रधान वस्तु थे। जहाँ कहीं भी हमारा कोई संबंध हो, पर्वत ही बुद्धि की लड़ाई जीतेंगे, यह बात बिल्कुल पक्की थी। इसीलिए हमारे यहाँ कभी न रहने पर भी एवं दूसरे पक्ष में कठिन अभाव होते हुए भी हम जीतेंगे, हमारे परिवार की जिद थी। इसमें चाहे कोई बचे या मरे। हल्दी चढ़ाने की रस्म बड़ी धूमधाम से हुई। ढोने वाले इतने थे कि उनकी संख्या का हिसाब रखने के लिए क्लर्क रखना पड़ा। उनको विदा करने के अवर में पक्ष का जो नाको दम होगा उसका स्मरण करके मामा के साथ स्वर मिलाकर माँ खूब हंसी। बैंड, शहनाई, फैंसी कॉन्सर्ट आदि जहाँ जितने प्रकार की जोरदार आवाज़ें थीं, सबको एक साथ मिलाकर बर्बर कोलाहल रूपी मस्त हाथी द्वारा संगीत सरस्वती के परवीन को दलित विदलित करता हुआ मैं विवाह के घर में जा पहुंचा। अंगूठी, हार, जरी, जवाहरात, इन सब से मेरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे गहने की दुकान नीलाम पर चढ़ी हो। उनके भावी जमाता का मूल्य कितना था, यह जैसे कुछ मात्रा में सर्वांग में स्पष्ट रूप से लिखकर भावी ससुर के साथ मुकाबला करने चले थे। मामा विवाह के घर पहुंचकर प्रसन्न नहीं हुए। एक तो आंगन में बारातियों के बैठने के लायक जगह नहीं थी, जिस पर संपूर्ण आयोजन एकदम साधारण ढंग का था। ऊपर से शंभूनाथ बाबू का व्यवहार भी निहायत ठंडा था। मुंह में शब्द ही न थे। बैठे गले, गंजी खोपड़ी, कृष्ण वर्ण एवं स्थूल शरीर वाले उनके एक वकील मित्र यदि कमर में चादर बांधे, बराबर हाथ जोड़े, सिर हिलाते हुए नम्रतापूर्ण स्मित हास्य और गद्य वचनों से कंसर्ट पार्टी के करताल बजाने वाले से लेकर वरकर्ता तक प्रत्येक को बार बार प्रचुर मात्रा में अभिषिक्त न कर देते तो शुरू में ही मामला इस पार या उस पार हो जाता। मेरे सभा में बैठने के कुछ देर बाद ही मामा शंभूनाथ बाबू को बगल के कमरे में बुला ले गए। पता नहीं क्या बातें हुई। कुछ देर बाद शंभूनाथ बाबू ने आकर मुझसे कहा, लाला जी जरा इधर तो आइए। मामला यह था कि सभी का ना हो किंतु किसी किसी मनुष्य के जीवन में एक लक्ष्य रहता है। मामा का एकमात्र लक्ष्य था, वे किसी भी प्रकार किसी से ठगे नहीं जाएंगे। उन्हें डर था कि उनके समधी उन्हें गहनों में धोखा दे सकते हैं। विवाह कार्य समाप्त हो जाने पर उस धोखे का कोई प्रतिकार न हो सकेगा। घर किराया, सौगात, लोगों की विदाई आदि के विषय में जिस प्रकार की खींचातानी का परिचय मिला, उससे मामा ने निश्चय किया था लेन देन के संबंध में इस आदमी की केवल जबानी बात पर निर्भर रहने से काम ना चलेगा। इसी कारण घर के सुनार तक को साथ ले आए। बगल के कमरे में जाकर देखा, मामा एक कुर्सी पर बैठे थे। एक सुनार अपनी तराजू, बाट और कसौटी आदि लिए जमीन पर बैठा। शंभूनाथ बाबू ने मुझसे कहा, तुम्हारे मामा कहते हैं कि विवाह कार्य शुरू होने के पहले ही वे कन्या के सारे गहने जंचवा देंगे। इसमें तुम्हारी क्या राय है? मैं सिर नीचे किए चुप रहा। मामा बोले, वो क्या कहेगा, मैं जो कहूँगा वही होगा। शंभूनाथ मेरी ओर देखते रहे और मुझे देखकर कहा, तो फिर यही तय रहा, ये जो कहेंगे वही होगा। इस संबंध में तुम्हें कुछ नहीं कहना है? मैंने जरा गर्दन हिलाकर इशारे में बताया, इन सब बातों में मेरा बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। अच्छा तो बैठो, लड़की के शरीर से सारा गहना उतार कर लाता हूँ। ये कहते हुए वे उठे। मामा बोले, अनुपम यहाँ क्या करेगा? वह सभा में जाकर बैठे। शंभूनाथ बोले, नहीं, यह सभा में नहीं बैठेगा, इसको यहीं बैठना होगा। कुछ देर बाद उन्होंने एक अंगोछे में बंधे गहने लाकर चौकी के ऊपर बिछा दिए। सारे गहने उनके पितामही के ज़माने के थे। नए फैशन का बारीक काम ना था। जैसा मोटा था वैसा ही भारी था। सुनार ने हाथ में गहने उठाकर कहा, इन्हें क्या देखूं मैं? इसमें कोई मिलावट नहीं है। ऐसे सोने का आजकल व्यवहार ही नहीं होता। यह कहते हुए उसने मकर के मुंह वाला मोटा एक बाला कुछ दबा कर दिखाया। वह टेढ़ा हो जाता है। मामा ने उसी समय नोटबुक में गहनों की सूची बना ली।
कहीं जो दिखाया गया हो उसमें से कुछ कम ना हो जाए। हिसाब करके देखा, गहना जिस मात्रा में देने की बात थी, इनकी संख्या, दर एवं तोल उससे अधिक थी। गहनों में एक जोड़ा ईयरिंग था। शंभूनाथ ने उसको सुनार के हाथ में देकर कहा, जरा इसकी परीक्षा करके देखो। सुनार ने कहा, यह तो विलायती माल है, इसमें सोने का हिस्सा बड़ा मामूली है। शंभू बाबू ने ईयरिंग जोड़ी मामा के हाथ में देते हुए कहा, इसे आप ही रखें। मामा ने उसे हाथ में लेकर देखा। यही ईयरिंग कन्या को देकर उन्होंने आशीर्वाद की रस्म पूरी की थी। मामा का चेहरा लाल हो उठा। दरिद्र उनको ठगना चाहेगा, किंतु वे ठगे नहीं जाएंगे। इस आनंद प्राप्ति से वंचित रह गए एवं इसके अतिरिक्त कुछ ऊपरी प्राप्ति भी हुई। मुंह अत्यंत भारी करके बोले, अनुपम जाओ, तुम सभा में जाकर बैठो। शंभूनाथ बोले, नहीं, अब सभा में नहीं बैठना होगा, चलिए पहले आप लोगों को खिला दूं। मामा बोले, ये क्या कह रहे हैं? शंभूनाथ बाबू ने कहा, उसके लिए चिंता ना करें, अभी उठिए। आदमी निहायत भला मानस था, किंतु अंदर से कुछ ज़्यादा हट्टी प्रतीत हुआ। मामा को उठना पड़ा। बारातियों का भी भोजन हो गया। आयोजन में आडंबर नहीं था, किंतु रसोई अच्छी बनी थी और सब कुछ साफ सुथरा। इससे सभी तृप्त हो गए। बारातियों का भोजन समाप्त होने पर शंभूनाथ बाबू ने मुझसे खाने को कहा। मामा ने कहा, ये क्या कर रहे हैं? विवाह के पहले वर कैसे भोजन करेगा? इस संबंध में वे मामा के व्यक्त किए मत की पूर्ण उपेक्षा करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, तुम क्या कहते हो? भोजन के लिए बैठने में कोई दोष है? मूर्तिमती मात्र आज्ञा स्वरूप मामा उपस्थित थे। उनके विरुद्ध चलना मेरे लिए असंभव था। मैं भोजन के लिए ना बैठ सका। तभी शंभूनाथ बाबू ने मामा से कहा, आप लोगों को बहुत कष्ट दिया है। हम लोग धनी नहीं हैं, आप लोगों के योग्य व्यवस्था नहीं कर सके, क्षमा करेंगे। रात हो गई है, आप लोगों का कष्ट और नहीं बढ़ाना चाहता। तो फिर इस समय मामा बोले, तो सभा में चलिए, हम तो तैयार हैं। शंभूनाथ बोले, तब आपकी गाड़ी बुलवा दूं? मामा ने आश्चर्य से कहा, मजाक कर रहे हैं क्या? शंभूनाथ ने कहा, मजाक तो आप कर ही चुके हैं। मजाक के संपर्क को स्थायी करने की मेरी इच्छा नहीं है। मामा दोनों आंखें विस्फारित किए अवाक रह गए। शंभूनाथ ने कहा, अपनी कन्या का गहना मैं चुरा लूँगा? जो ये बात सोचता है उसके हाथों में कन्या नहीं दे सकता। मुझसे एक शब्द कहना भी उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। कारण प्रमाणित हो गया था। मैं कुछ भी नहीं था। उसके बाद जो हुआ उसे कहने की इच्छा नहीं होती। झाड़ फानूस तोड़ फोड़ कर, चीज वस्तु को नष्ट भ्रष्ट करके बारातियों का दल दक्ष यज्ञ का नाटक पूरा करके बाहर चला आया। घर लौटने पर बैंड, शहनाई और कंसर्ट सब साथ नहीं बजे एवं अभ्रक के झाड़ों ने आकाश के तारों के ऊपर अपने कर्तव्य का निर्वाह करके कहाँ महानिर्वाण प्राप्त किया पता नहीं चला। घर के सब लोग क्रोध से आग बबूला हो गए। कन्या के पिता को इतना घमंड कलयुग पूर्ण रूप से आ गया है। सब बोले, देखें लड़की का विवाह कैसे करते हैं, किंतु लड़की का विवाह नहीं होगा, यह भय जिसके मन में ना हो उसको दंड देने का क्या उपाय है। बंगाल भर में मैं ही एकमात्र पुरुष था जिसको स्वयं कन्या के पिता ने जनवासे से लौटा दिया। इतने बड़े सत्पात्र के माथे पर कलंक का इतना बड़ा दाग किस दुष्ट ग्रह ने इतना प्रचार करके गाजे बाजे से समारोह करके आंक दिया। बराती यह कहते हुए माथा पीटने लगे कि विवाह नहीं हुआ, लेकिन हमको धोखा देकर खिला दिया। संपूर्ण अन्न सहित पक्काशय निकाल कर वहाँ फेंक आते तो अफसोस मिटता। विवाह के वचन भंग का और मानहानि का दावा करूँगा, कहकर मामा घूम घूम कर खूब शोर मचाने लगे। हितैषियों ने समझा दिया कि ऐसा करने से जो तमाशा बाकी रह गया है वो भी पूरा हो जाएगा। कहना व्यर्थ है, मैं भी खूब क्रोधित हुआ। किसी प्रकार शंभूनाथ बुरी तरह हार कर मेरे पैरों पर आ गिरे। मूँछों की रेखा पर ताव देते देते केवल यही कामना करने लगा, किंतु इस आक्रोश की काली धारा के समीप एक और स्रोत बह रहा था जिसका रंग बिल्कुल भी काला नहीं था। संपूर्ण मन
उस अपरिचित की ओर दौड़ गया। अभी तक तो उसे किसी भी प्रकार वापस नहीं मोड़ सका। दीवार की आड़ में रह गया। उसके माथे पर चंदन चर्चित था, देह पर लाल साड़ी थी, चेहरे पर लज्जा की ललाई। हृदय में क्या था ये कैसे बता सकता हूँ। मेरे कल्पलोक की कल्पलता वसंत के समस्त फूलों का भार मुझे निवेदित कर देने के लिए झुक पड़ी। हवा आ रही थी, सुगंध मिल रही थी, पत्तों का शब्द सुन रहा था। केवल एक पग बढ़ाने की देर थी। इसी बीच वह पग भर की दूरी क्षण भर में असीम हो गई। इतने दिन तक रोज शाम को मैंने विनू दादा के घर जाकर उनको परेशान कर डाला। विनू दादा की वर्णन शैली की अत्यंत सघन क्षिप्तता के कारण उनकी प्रत्येक बात ने स्फुल्लिंग के समान मेरे मन में आग लगा दी थी। मैंने समझा था कि लड़की का रूप बड़ा अपूर्व था, किंतु ना तो उसे आंखों देखा, ना उसका चित्र देखा। सब कुछ अस्पष्ट रह गया। बाहर तो उसने पकड़ दी ही नहीं, उसने मन में भी ना ला सका। इसी कारण भूत के समान दीर्घ निश्वास लेकर मन उस दिन की उस विवाह सभा की दीवार के बाहर चक्कर काटने लगा। हरीश से सुना, लड़की को मेरा फोटोग्राफ दिखाया गया था, पसंद अवश्य किया होगा, ना करने का तो कोई कारण ही ना था। मेरा मन कहता है वह चित्र उसने किसी बक्से में छिपा कर रखा होगा। कमरे का दरवाज़ा बंद करके अकेली किसी निर्जन दोपहरी में क्या वह उसे खोल कर ना देखती होगी? जब झुककर देखती होगी तब चित्र के ऊपर क्या उसके मुख के दोनों ओर से खुले बाल आकर नहीं पड़ते होंगे? अकस्मात बाहर किसी के पैर की आहट पाते ही क्या वह झटपट अपने सुगंधित अंचल में चित्र को छुपा ना लेती होगी? दिन बीत जाते हैं। 1 वर्ष बीत गया। मामा तो लज्जा के मारे विवाह संबंध की बात ही ना छेड़ पाते। माँ की इच्छा थी मेरे अपमान की बात जब समाज के लोग भूल जाएंगे तब विवाह का प्रयत्न करेंगी। दूसरी ओर मैंने सुना कि शायद उस लड़की को अच्छा वर मिल गया है, किंतु उसने प्रण किया है कि विवाह नहीं करेगी। सुनकर मन आनंद के आवेश से भर गया। मैं कल्पना में देखने लगा, वह अच्छी तरह खाती नहीं है, संध्या हो जाती है वह बाल बांधना भूल जाती। उसके पिता उसके मुंह की ओर देखते हैं और सोचते हैं, मेरी लड़की दिनों दिन ऐसी क्यों होती जा रही। अकस्मात किसी दिन उसके कमरे में आकर देखते हैं, लड़की के नेत्र आंसुओं से भरे हैं। पूछते हैं, बेटी तुझे क्या हो गया है, मुझे बता। लड़की झटपट आंसू पोंछ कर कहती है, कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ पिताजी। बाप की इकलौती लड़की है ना, बड़ी लाडली लड़की है। अनावृष्ट के दिनों में फूल की कली के समान जब लड़की एकदम मुरझा गई हो तो पिता के प्राण और अधिक सहन नहीं कर सकते। मान त्याग कर वे दौड़कर हमारे दरवाजे पर आए। उसके बाद तो मन में जो काले रंग की धारा बह रही थी वह मानो काले सांप के समान रूप धरकर फुंकार उठी। उसने कहा, अच्छा है, फिर एक बार विवाह का साज सजाया जाए, रोशनी जले, देश विदेश के लोगों को निमंत्रण दिया जाए। उसके बाद तुम वर के मोर को पैरों से कुचलकर दल बल लेकर सभा से उठकर चले जाओ। किंतु जो धारा अश्रु जल के समान शुभ्र थी वह राजहंस का रूप धारण करके बोली, जिस प्रकार मैं एक दिन दमयंती के पुष्पवन में गई थी उसी प्रकार एक बार उड़ जाने दो। मैं वीरहिरणी के कानों में एक बार सुख संदेह दे आऊं। उसके बाद दुख की रात बीत गई। नव वर्ष का जल बरसा, म्लान फूल ने मुंह उठाया। इस बार उस दीवार के बाहरी सारी दुनिया के और सब लोग रह गए। केवल एक व्यक्ति के भीतर प्रवेश किया। फिर मेरी कहानी खत्म हो गई। लेकिन कहानी ऐसे खत्म नहीं हुई। जहाँ पहुंचकर वह अनंत हो गई वहाँ का थोड़ा सा विवरण बताकर अपना ये लेख समाप्त करूँगा। माँ को लेकर तीर्थ करने जा रहा था। भार मेरे ही ऊपर था क्योंकि मामा इस बार भी हावड़ा पुल के पार नहीं हुए। रेलगाड़ी में सो रहा था। झोंके खाते खाते दिमाग में नाना प्रकार के बिखरे स्वप्न का झुंझुना बज रहा था। अकस्मात किसी एक स्टेशन पर जाग पड़ा। वह भी प्रकाश अंधकार मिश्रित एक स्वप्न था। केवल आकाश के तारागण चिर परिचित थे और सब अपरिचित अस्पष्ट था। स्टेशन की कई सीधी खड़ी बत्तियां प्रकाश द्वारा यह धरती कितनी अपरिचित है एवं जो चारों ओर है
वह कितना अधिक दूर है यही दिखा रही थी। गाड़ी में माँ सो रही थी। बत्ती के नीचे हरा पर्दा टंगा था। ट्रंक, बक्स, सामान सब एक दूसरे के ऊपर तितर बितर पड़े थे। वह मानो स्वप्न लोक का उल्टा पुल्टा सामान हो जो संध्या की हरी बत्ती के टिमटिमाते प्रकाश में होने और ना होने के बीच न जाने किस ढंग से पड़ा था। इस बीच उस विचित्र जगत की अद्भुत रात में कोई बोल उठा, जल्दी आ जाओ, इस डिब्बे में जगह है। लगा जैसे गीत सुना हो। बंगाली लड़की के मुख से बंगला बोली कितनी मधुर लगती है, इसका पूरा पूरा अनुमान ऐसे अनुपयुक्त स्थान पर अचानक सुनकर ही किया जा सकता है। किंतु इस स्वर को निरी एक लड़की का स्वर कहकर श्रेणीभुक्त कर देने से काम नहीं चलेगा। यह किसी अन्य व्यक्ति का स्वर नहीं था। सुनते ही मन कह उठा, ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना। गले का स्वर मेरे लिए सदा ही बड़ा सत्य रहा है। रूप भी कम बड़ी वस्तु नहीं है, किंतु मनुष्य में जो अंतरतम है, मुझे लगता है जैसे कंठ स्वर उसी की आकृति हो। चटपट जंगला खोलकर मैंने मुंह बाहर निकाला। कुछ भी ना दिखा। प्लेटफॉर्म पर अंधेरे में खड़े गार्ड ने अपनी एक आंख वाली लालटेन हिलाई। गाड़ी चल दी। मैं जंगले के पास बैठा रहा। मेरी आंखों के सामने कोई मूर्ति न थी, किंतु हृदय में एक हृदय का रूप देखने लगा। वह जैसे इस तारामयी रात्रि के समान हो, जो आवृत कर लेती है किंतु उसे पकड़ा नहीं जा सकता। जो स्वर अपरिचित कंठ के स्वर, क्षण भर में ही तुम मेरे चिर परिचित के आसन पर आकर बैठ गए हो। तुम कैसे अद्भुत हो, चंचल काल के शुद्ध हृदय के ऊपर के फूल के समान खिले हो, किंतु उसकी लहरों के आंदोलन से कोई पंखुड़ी तक नहीं हिली। अपरिमेय कोमलता में जरा भी दाग नहीं पड़ा। गाड़ी लोहे के मृदंग पर ताल देती हुई चली। मैं मन ही मन गाना सुनता जा रहा था। उसकी ही एक टेक थी, डिब्बे में जगह है क्या? साथ ही यह न पहचानना मात्र कोहरा है, माया है। उसके छिन्न होते ही फिर परिचय का अंत नहीं होता। उस उद्दाम्य स्वर, जिस हृदय के तुम अद्भुत रूप हो, वह क्या मेरा चिर परिचित नहीं है? जगह है, जल्दी बुलाया था, जल्दी ही आया हूँ। क्षण भर की भी देरी नहीं की। रात में ठीक से नींद नहीं आई। प्रायः हर स्टेशन पर एक बार मुंह निकाल कर देखता। भय होने लगा कि जिसको देख नहीं पाया वह कहीं रात में ही ना उतर जाए। दूसरे दिन सुबह एक बड़े स्टेशन पर गाड़ी बदलनी थी। हमारे टिकट फर्स्ट क्लास के थे। आशा थी भीड़ नहीं होगी। उतर कर देखा, प्लेटफॉर्म पर साहबों के अर्दलियों का दल सामान लिए गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा है। फौज के एक कोई बड़े जनरल साहब भ्रमण के लिए निकले थे। 2-3 मिनट के बाद गाड़ी आ गई। समझा फर्स्ट क्लास की आशा छोड़नी पड़ेगी। माँ को लेकर किस डिब्बे में चढ़ लूँ, इस बारे में बड़ी चिंता में पड़ गया। पूरी गाड़ी में भीड़ थी। दरवाजे दरवाजे झांकता हुआ घूमने लगा। इसी बीच सेकंड क्लास के डिब्बे से एक लड़की ने मेरी माँ को लक्ष्य करके कहा, आप हमारे डिब्बे में आइए ना, यहाँ जगह है। मैं तो चौंक पड़ा। वही अद्भुत मधुर स्वर और वही गीत की टेक, जगह है। क्षण भर की भी देर ना करके माँ को लेकर डिब्बे में चढ़ गया। सामान चढ़ाने का समय प्रायः नहीं था। मेरे जैसा असमर्थ दुनिया में कोई ना होगा। उस लड़की ने ही कुलियों के हाथों से झटपट चलती गाड़ी में हमारे बिस्तरादी खींच लिए। फ़ोटो खींचने का मेरा एक कैमरा स्टेशन पर छूट गया। ध्यान ही ना रहा। उसके बाद क्या लिखूं नहीं जानता। मेरे मन में एक अखंड आनंद की तस्वीर है। उसे कहाँ से शुरू करूं और कहाँ समाप्त करूं। बैठे बैठे एक वाक्य के बाद दूसरे वाक्य की योजना करने की इच्छा नहीं होती। इस बार उसी स्वर को आँखों से देखा। इस समय भी वह स्वर जान पड़ा। माँ के मुंह की ओर देखा कि उनकी आँखों के पलक गिर नहीं रहे थे। लड़की की अवस्था 16 या 17 की होगी, किंतु नवयौवन ने उसके देह मन पर कहीं भी जैसे जरा भी भार न डाला हो। उसकी गति सहज, दीप्ति निर्मल, सौंदर्य की शुचिता अपूर्व थी। उसमें कहीं भी कोई जड़ता न देखी। मैं देख रहा हूँ। विस्तार से कुछ भी कहना मेरे लिए असंभव है। यही नहीं, वह किस रंग की साड़ी, किस प्रकार के गहने पहने हुए थी, ये भी ठीक से नहीं कह सकता। ये बिल्कुल सत्य है।
कि उसकी वेशभूषा में ऐसा कुछ न था जो उसे छोड़कर विशेष रूप से उसकी ओर आकर्षित करे। वह अपने चारों ओर की चीज़ों से बढ़कर थी। रजनीगंधा की शुभ्र मंजरी के समान सरल वृंत के ऊपर स्थित जिस वृक्ष पर खिली थी उसका एकदम अतिक्रमण कर गई थी। साथ में 2-3 छोटी छोटी लड़कियां थीं। उनके साथ उसकी हंसी और बातचीत का अंत न था। मैं हाथ में एक पुस्तक लिए उस ओर कान लगाए था। जो कुछ कान में पढ़ रहा था वह सब तो बच्चों के साथ बचपने की बातें थीं। उसका विशेषत्व यह था कि उसमें अवस्था का अंतर बिल्कुल भी नहीं था। छोटों के साथ वह अनायास और आनंदपूर्वक छोटी हो गई थी। साथ में बच्चों की कहानियों की सचित्र पुस्तकें उसके साथ थीं। उसी की कोई कहानी सुनाने के लिए लड़कियों ने उसे घेर लिया था। यह कहानी अवश्य ही उन्होंने 20-25 बार सुनी होगी। लड़कियों का इतना आग्रह क्यों था, ये मैं समझ गया। उस सुधाकंठ की सोने की छड़ी से सारी कहानी सोना हो जाती है। लड़की का संपूर्ण तन मन पूरी तरह प्राणों से भरा था। उसकी सारी चाल ढाल स्पर्श में प्राण उमड़ रहा था। अंततः लड़कियां जब उसके मुंह से कहानी सुनती तब कहानी नहीं उसी को सुनती। उनके हृदय पर प्राणों का झरना झर पड़ता। उसके इस उदास्वित प्राण ने मेरी उस दिन की सारी सूर्य किरणों को सजीव कर दिया। मुझे लगा मुझे जिस प्रकृति ने अपने आकाश से वेष्टित कर रखा है वह उसी तरुणी के ही अक्लांत अम्लान प्राणों का विश्वव्यापी विस्तार है। दूसरे स्टेशन पर पहुंचते ही उसने खोमचे वाले को बुलाकर काफ़ी सी दालमोट खरीदी और लड़कियों के साथ मिलकर बिल्कुल बच्चों के समान कलहास्य करते हुए निसंकोच भाव से खाने लगी। मेरी प्रकृति तो जाल से घिरी हुई थी। क्यों मैं अत्यंत सहज भाव से उस हंसमुख लड़की से एक मुट्ठी दालमोट ना मांग सका? हाथ बढ़ाकर अपना लोभ क्यों नहीं स्वीकार किया? माँ अच्छा और बुरा लगने के बीच दुचिती हो रही थी। डिब्बे में मैं हूँ मर्द तो भी इसे कोई संकोच नहीं, खासकर वह इस लोभ की भांति खा रही है, ये बात उनको पसंद नहीं आ रही थी और उसे बेहया कहने का भी उन्हें भ्रम ना हुआ। उन्हें लगा इस लड़की की अवस्था हो गई है, किंतु शिक्षा नहीं मिली। माँ एकाएक किसी से बातचीत नहीं कर पाती। लोगों के साथ दूर दूर रहने का ही उनको अभ्यास था। इस लड़की का परिचय प्राप्त करने की उनको बड़ी इच्छा थी, किंतु स्वाभाविक बाधा नहीं मिटा पा रही थी। इसी समय गाड़ी एक बड़े स्टेशन पर आकर रुक गई। उन जनरल साहब के साथियों का एक दल इस स्टेशन से चढ़ने का प्रयत्न करने लगा। गाड़ी में कहीं जगह ना थी। कई बार वे हमारे डिब्बे के सामने से निकले। माँ तो भय के मारे जड़ हो गई। मैं भी मन में शांति का अनुभव नहीं कर रहा था। गाड़ी छूटने के थोड़ी देर पहले एक देसी रेल कर्मचारी ने डिब्बों की 2 बेंचों के सिरों पर नाम लिखे हुए 2 टिकट लटका कर मुझसे कहा, इस डिब्बे की ये 2 बेंचें पहले से ही 2 साहबों ने रिजर्व करा रखी हैं। आप लोगों को दूसरे डिब्बे में जाना होगा। मैं तो झटपट घबरा कर खड़ा हो गया। लड़की हिंदी में बोली, नहीं, हम डिब्बा नहीं छोड़ेंगे। उस आदमी ने जिद करते हुए कहा, बिना छोड़े कोई चारा नहीं है। किंतु लड़की के उतरने की इच्छा का कोई लक्षण ना देखकर वह उतरकर अंग्रेज स्टेशन मास्टर को बुला लाया। उसने आकर मुझसे कहा, मुझे खेद है, किंतु सुनकर मैंने कुली कुली की पुकार लगाई। लड़की ने उठकर दोनों आंखों से आग बरसाते हुए कहा, नहीं, आप नहीं जा सकते, जैसे हैं बैठे रहिए। यह कहकर उसने दरवाजे के पास खड़े होकर स्टेशन मास्टर से अंग्रेजी में कहा, यह डिब्बा पहले से रिजर्व है, ये बात झूठ है। यह कहकर उसने अपने नाम लिखे टिकटों को खोलकर प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। इस बीच वर्दी पहने साहब अर्दली के साथ दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। डिब्बे में अपना सामान चढ़ाने के लिए पहले उसने अर्दली को इशारा किया। उसके पश्चात लड़की के मुंह की ओर देखकर, उसकी बात सुनकर, मुख मुद्रा देखकर स्टेशन मास्टर को थोड़ा छुपा और उसको ओट में ले जाकर पता नहीं क्या कहा। देखा गया गाड़ी छूटने का समय बीत चुकने पर भी एक और डिब्बा जोड़ा गया। तब कहीं ट्रेन छूटी। लड़की ने अपना दल बल लेकर फिर दोबारा दालमोट खाना शुरू कर दिया और मैं शर्म के मारे जंगले के बाहर मुंह निकालकर प्रकृति की शोभा देखने लगा। गाड़ी कानपुर में आकर रुकी। लड़की सामान बांधकर तैयार थी।
स्टेशन पर एक अबंगाली नौकर उनको उतारने का प्रयत्न करने लगा। तब फिर माँ से ना रहा गया। पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? लड़की बोली, मेरा नाम कल्याणी है। सुनकर माँ और मैं दोनों ही चौंक पड़े। तुम्हारे पिता? वे यहाँ डॉक्टर हैं, उनका नाम शंभूनाथ सेन है। उसके बाद ही वे उतर गई। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी कहानी अपरिचिता। दोबारा फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।